ये अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। वो जिन्होंने पहले चैट में अपना नाम और आईडी भेजा था वो दोबारा भेज दें, ताकि फिर उनका ये ना हो कि रिकॉर्डिंग पहले वाला रिकॉर्ड ना हो तो फिर उनका नाम नहीं आएगा। तो वो दोबारा अपना नाम लिख के अपने जो अटेंडेंस है उसको इंश्योर करवा लें। ठीक है। अच्छा जी। तो अब जो पहले क्वेश्चन था नायल का भी या किसी और का, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो वो होपफुली कि किसी हद तक तो हमने इसको एक्नॉलेज कर लिया था, कंफर्म कर लिया था इसको, क्वेश्चन को। अभी अगर कोई और क्वेश्चन है तो फिर दोबारा हम उसको रिपीट कर लेते हैं, नहीं तो हम आगे चलें फिर। नायल या कोई और, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो जो पहले उन्होंने ब्रेक से पहले पूछा था और जिसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये एनवायरनमेंट हमने देखा था गो बैक एन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उस फ्रेम पे वापस जाएं जो फ्रेम डैमेज था, और उसके बाद फिर दोबारा रीट्रांसमिशन स्टार्ट करें। ये गो बैक एन का बेसिक कॉन्सेप्ट था सिर्फ, बस। ठीक है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है वो अपने फर्स्ट सेशन की ये जो ब्रेक से पहले वाला था उसकी अटेंडेंस के लिए आप अपना नाम और आईडी चैट के अंदर मुझे भेज दें। ठीक है, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है अभी। अच्छा, अब गो बैक एन का जो है। अच्छा देखें, जो स्लाइडिंग विंडो है उसके अंदर से जो फ्रेम्स आ रहे हैं हमारे पास वो एक तरतीब से ही आएंगे। सेंडर जो डेटा भेजेगा वो अपनी तरतीब से भेजेगा, पहले 0 फिर 1 2 3 इस तरीके से। तो जो रिसीवर है उसको भी एक तरतीब से ही फ्रेम्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो डेटा 0 भेजा गया और डेटा 0 इसको मिल गया, डेटा 1 भेजा गया, डेटा 1 इसको मिल गया। ठीक है, अभी इसने एक नहीं भेजी। ठीक है, एक नहीं भेजी अभी, लेकिन डेटा 1 के बाद उसके पास डेटा 3 पहुंचा। ठीक है, बीच में जो मिसिंग था वो डेटा 2 था। तो जब डेटा 3 इसको मिला तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके एल्गोरिदम के अंदर, कि जब लास्ट हमारे पास मिला हुआ था 1, उसके बाद एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा था 2, 2 की जगह पर रिसीव किया हुआ 3। तो 3 को वो डिस्कार्ड कर देगा और फौरन उसी टाइम जनरेट करेगा नेक 2 के लिए। हालांकि नेक 2 का इसको नहीं पता कि लास्ट हुआ है, लेकिन ये एज्यूम इससे ये क्या करेगा, क्योंकि मेरे पास डेटा 3 आया है इसका मतलब क्या है कि सेंडर ने डेटा 2 भी भेजा है, लेकिन डेटा 2 मेरे पास पहुंचा नहीं, डेटा 3 पहुंच गए। तो ये एजम्पशन या इसको हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि डेटा 2 रास्ते में लॉस्ट हो चुका है। तो वो फौरन नेक 2 की रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा और जो पैकेट रिसीव हुए हैं उन सबको डिस्कार्ड करता जाएगा। अब 2 ये भेज चुका था सेंडर, अब उसको नहीं पता कि लास्ट हुआ है। 2 के बाद उसने 3 भी भेज दिया, 3 के बाद 4 भी भेज दिया। लेकिन जैसे ही नेक 2 रिसीव हुआ इसको, तो इसको ये अंदाजा हो जाएगा कि जी मेरा जो डेटा 2 का फ्रेम था वो बीच में कहीं लास्ट हो गया है। तो वो गो बैक एन अप्रोच अप्लाई करते हुए दोबारा वापस 2 पे जाएगा, फिर 2 को दोबारा भेजेगा, 3 को फिर भेजेगा, फिर 4 को भेजेगा। तो यही वाली अप्रोच यहाँ पर नजर आ रही है इसमें। तो ये अब देखें, इसमें सवाल ये कि रिसीवर को कैसे पता कि मुझे किस फ्रेम की नेक भेजनी है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो वो इससे एस्टिमेट करता है कि पहले वाला फ्रेम जो रिसीव हुआ था सक्सेसफुली वो क्या था, और अब जो रिसीव हुआ है वो क्या है, उसके बीच का कौन सा फ्रेम मिसिंग हो सकता है, उसकी वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो ये लास्ट
फ्रेम का था हमारे पास, और लास्ट एक्नॉलेजमेंट हमारे पास जो है। अच्छा, ये देखें, पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि लास्ट एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का जो तरीकेकार है वो हर एक इम्प्लीमेंटेशन में अलग अलग हो सकता है। इसका तरीका मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये होता कैसे है। लेकिन जो रिसीवर है वो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि वो हर 2 फ्रेम के बाद एक्नॉलेजमेंट बनाए। लेकिन ये जरूर है कि जो विंडो साइज है उसके अंदर के अगर उसको सारे फ्रेम मिल गए, दोबारा सुन लें, कि जो स्लाइडिंग विंडो है उसके अंदर के सारे फ्रेम उसको मिल गए, तो उन सब की एक एक्नॉलेजमेंट बना के भेज सकता है। अच्छा, अभी बताएं, अभी आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ठीक है। ये असल में मेरे फोन से जूम डिस्कनेक्ट हुआ था और लैपटॉप से मेरा चल रहा था। चलें, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो जो सेंडर साइड है वो अपनी स्लाइडिंग विंडो के अंदर से सारे फ्रेम भेज सकता है, और वो वेट क्या करेगा, जो विंडोज स्लाइडिंग विंडो है उसके मुताबिक उसने टाइमर अपना सेट कर लिया। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो के अंदर से सारे फ्रेम भेज दिए, उसके बाद वेट करेगा कि जो टाइमर एक्सपायर होने तक, अगर टाइमर एक्सपायर होने तक उसके पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, तो वो क्या करेगा, उस स्लाइडिंग विंडो को रिफ्रेश करेगा, दोबारा उसी विंडो के अंदर के सारे फ्रेम भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये लास्ट एक्नॉलेजमेंट का ये एनवायरनमेंट बनता है। यहां तक कोई सवाल हो आपका तो पूछ सकते हैं। जी, यहां तक कोई सवाल है? अच्छा, इसमें नाइल, जी सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई, कॉल आ गई थी, उसको अटेंड करना जरूरी हो गया था। मेरी आवाज आ रही है अभी आपके पास? फिर मैं इसको नायल आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूँ।
Nal, can you hear me? अच्छा, तो अब हम एक्नॉलेजमेंट की बात कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट असल में होता ये कि देखिए, रिसीवर साइड पर जो इसका अपना टाइमर भी होता है, याद रखिएगा। इसका अपना टाइमर भी होता है, ठीक है। अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर ज्यादा फ्रेम आ गए, अब मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ इस पे, एक्सेल के ऊपर, ठीक है। एक्सेल पे इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना बेहतर हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या है, ये इसकी स्लाइडिंग विंडो है मेरे पास, ठीक है। अब इसने रिसीवर साइड ने फॉर एग्जांपल टाइम रखा हुआ था, इस जो इसके पास टाइमर था वो 300 मिली सेकंड है, ठीक है। अब 300 मिली सेकंड का टाइमर जो है, जैसे ही इसने आपको पता है ना, शुरू में जब हम जो इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है उससे गुजरते हैं। एक इंक्वायरी का मकसद है कि वो मशीन रिसीव करने की पोजीशन में है या नहीं। तो ये जैसे ही रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि जी मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए, तो उसके बाद क्या होता है, सेंडर फ्रेम भेजना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं स्लाइडिंग विंडो, ये उसके बाद का काम है। लेकिन उससे पहले जो जिसे हम हैंडशेक कहते हैं ना, सिंपल, कि वो इंक्वायरी और एक्नॉलेजमेंट का पेज होता है। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट निकालेगा, उसके बाद ये टाइमर चला देगा अपना। इस टाइमर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 300 मिली सेकंड है, ठीक है। 300 मिली सेकंड के अंदर इसने एक जनरेट करनी है, ठीक है। जैसे ही आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइमर, एक विल बी जनरेटेड, ठीक है। ये इसके एल्गोरिदम में लिखा हुआ है। अब इस 300 मिली सेकंड के अंदर फ्रेम वन भी आ गया, फ्रेम टू भी आ गया। सिर्फ फ्रेम वन और फ्रेम टू आए हैं अभी इस 300 मिली सेकंड के अंदर, और उसके बाद ये टाइमर बंद हो गया। तो अब एक जो जनरेट होगी वो क्या होगी, एक टू की, क्योंकि 300 मिली सेकंड के अंदर सिर्फ उसको दो फ्रेम रिसीव हुए थे बस। तो उसने एक दो की बना के भेज दी। फिर क्या करेगा, दोबारा टाइमर स्टार्ट होगा, फिर दोबारा 300 मिली सेकंड चल रहा है, तो इसको फ्रेम टू भी रिसीव हुआ, फ्रेम थ्री भी रिसीव हो गया, फ्रेम फोर भी रिसीव हो गया, फ्रेम फाइव भी रिसीव हो गया, ठीक है। तो और फ्रेम सिक्स भी कह सकते हैं रिसीव हो गया। कितने फ्रेम रिसीव हो गए इस 300 मिली सेकंड के अंदर, एक दो तीन चार। अब फिर दोबारा टाइमर एक्सपायर हो गया, तो फिर अब क्या करेगा यहाँ पर, ये एक फोर जनरेट करके भेज देगा कि अब मेरे पास चार फ्रेम और आ गए हैं अभी, ठीक है। इसको नहीं पता कि नंबर्स क्या है, नंबर्स की बात अभी हम नहीं कह रहे। वो कब पता लगेगा, जब कोई फ्रेम डैमेज होगा, फिर उस फ्रेम का नंबर पड़ेगा कि ये फ्रेम डैमेज हुआ है। तो ये पहले वाला कौन सा सक्सेसफुल फ्रेम था, उसके बाद वाले फ्रेम को नेक के फ्रेम के अंदर नंबर देख के वो भेज देगा। अच्छा, अब ये टाइम जो था 300 मिली सेकंड, ये भी था, इसमें से दो फ्रेम आए थे, ठीक है। उसके बाद फिर 300 मिली सेकंड टाइम था, लेकिन इसके अंदर ये चार फ्रेम आ गए। तो इसकी क्या वजह है, देखें, जो नेटवर्क होता है उसमें डिले हमें नहीं पता होता, पहले से किसी को भी नहीं पता होता। तो जब डिले कम था, तो उस टाइम ये चार फ्रेम्स हमारे 3 मिली 100 सेकंड के अंदर आ गए। लेकिन जब ये दो फ्रेम आए थे हमारे पास, उस टाइम डिले ज्यादा था, जिसकी वजह से 300 मिली सेकंड के अंदर सिर्फ दो फ्रेम रिसीव हुए थे। तो जब ये दो फ्रेम रिसीव हुए, तो इसकी एक ये बनी, ठीक है। अब ये फ्रेम बनते, अगर ये यहाँ तक बात करें, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो ये दो से लेकर एक दो तीन चार, ये फ्रेम 300 मिली सेकंड खत्म होने तक ये चार आ गए थे। इसने इनकी एक्नॉलेजमेंट बना दी। फिर 300 मिली सेकंड का टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, फ्रेम सिक्स कंप्लीट हो गया यहाँ पर, फिर फ्रेम जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेम वन, इस तरीके से ऑनवर्ड चलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने टाइमर के मुताबिक एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर
जी नाइल, अभी उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब कुछ क्लियर हुआ होगा अभी, या अभी भी नहीं हुआ तो आप बता सकते हैं फिर। जी ठीक है, तो अभी हम वापस अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं। तो ये हमने तीन केसेस देख लिए गो बैक एन के। गो बैक एन की अप्रोच बिल्कुल सीधी सी होती है कि जो डैमेज फ्रेम या लास्ट फ्रेम या लास्ट एक्नॉलेज हुआ है उसके मुताबिक फिर आप उस एन नंबर पे वापस जाएं और वहां से रिट्रांसमिशन दोबारा स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब हम देखते हैं सिलेक्टिव। हमारे पास रिजेक्ट या सिलेक्टिव एक्सेप्ट का मकसद क्या होता है, ठीक है। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो आपके पास फ्रेम डैमेज है, याद रखें इसको। अभी इस डायग्राम को समझने से पहले सिर्फ हम ये समझते हैं कि डिफरेंस क्या है गो बैक एन और सिलेक्टिव रिजेक्ट या सिलेक्टिव एक्सेप्ट में क्या हमारे पास है। ठीक है, जो आपके पास फ्रेम आ रहे हैं उन सबको रिसीव करो, किसी को भी डिस्कार्ड ना करो। ठीक है, जो भी फ्रेम्स आ रहे हैं आपके पास उसको डिस्कार्ड ना करो। जिस फ्रेम के अंदर एरर है सिर्फ उसकी नेक बना के भेज दो, और बाकी उसके बाद वाले भी आपके पास आ गए हैं तो भी उनको एक्सेप्ट कर लो, उसको रिजेक्ट ना करो। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं डायग्राम के हिसाब से। ये डैमेज फ्रेम, ठीक है, ये अब हमारे पास डैमेज फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो रिसीव हो गया, डेटा वन भेजा गया, डेटा वन रिसीव हो गया, डेटा टू भी भेजा गया, लेकिन डेटा टू के अंदर एरर था। लेकिन क्योंकि सेंडर तो अपने स्लाइडिंग विंडो के हिसाब से फ्रेम भेजे जा रहा है, तो उसने डेटा थ्री भी भेज दिया, डेटा फोर भी भेज दिया, डेटा फाइव भी भेज दिया। ठीक है, तो जब ये नेक जनरेट कर ली इसने रिसीवर ने, उसके बाद उसको डेटा थ्री भी मिला, उसके बाद फोर भी मिला, उसके बाद फाइव भी मिला। तो अब ये जो सिलेक्टिव रिजेक्ट वाला जो एल्गोरिदम है या जो तरीकेकार है, उसके मुताबिक ये इनको डिस्कार्ड नहीं करेगा। जो गो बैक एन था वो ये डिस्कार्ड कर देता था, ये डिस्कार्ड नहीं करेगा, इसको अब ये होल्ड कर लेगा। अब जब ये नेक टू भेज दिया इसने, तो जब इसके पास नेक टू पहुंचेगा उस टाइम सिर्फ डेटा टू को ये रीसेंड करेगा, उसके बाद वाले जितने उनको रीट्रांसमिट या रीसेंट नहीं करेगा। तो जो सिलेक्टिव जो इसने रिक्वेस्ट की थी रीट्रांसमिशन की, उस सिलेक्टिव फ्रेम को ही दोबारा भेजा जाएगा बस, और बाकी वाले फ्रेम्स को नहीं भेजा जाएगा। अब इसकी अप्रोच आप कह सकते हैं कि ये बेहतर है और गो बैक एंड की बेहतर नहीं है। ऐसे ही लग रहा है आपको, या इसमें कोई अलग भी बात है? जी, अब तक जो हमने गो बैक एन देखा है और जो सिलेक्टिव रिजेक्ट, इसमें तो बेहतर अप्रोच तो हमें ये लग रही है कि सिलेक्टिव रिजेक्ट हमें बेहतर लग रही है। लेकिन अभी होगा क्या इसमें, हम वापस आते हैं, हम इस पे वैसे हमारे टॉपिक का ये पार्ट नहीं है, लेकिन अभी हम देखते हैं सिर्फ। देखिए इसमें हो क्या रहा था कि सेंडर ये अपनी चीजें भेजता जा रहा था, विंडो श्रिंक करता जा रहा था, ये रिसीव करता जा रहा था, ये भी श्रिंक करता जा रहा था। ठीक है, और ये एक्सपेंड भी एक्नॉलेजमेंट के बाद कर रहा था। ठीक है, अच्छा, अब होगा क्या कि इसके पास जीरो वन ये दो आ गए। ठीक है, यहाँ पर इसने श्रिंक कर दिया अपनी विंडो। टू के अंदर डैमेज, ये डैमेज था, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ, ये डैमेज था। ठीक है, अब तरीकेकार क्या है कि इससे आगे वाली विंडो न एक्सपेंड हो न श्रिंक हो, रुक जानी चाहिए। ये जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे ये आसान है कि भाई स्टॉप कर लो, जब तक ये आ नहीं जाता तब तक आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वाइल की कंडीशन लगा दो बस। वाइल की कंडीशन में ये लग सकता है ना कि वाइल कि ये अगर आपके पास सक्सेसफुल ना हो तो ये लूप आगे ना चले तब तक वेट करे। रुक सकते हैं ना हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में, हमारे लिए कोई ज्यादा कोड तो नहीं लिखना पड़ेगा, या लिखना पड़ेगा? जी क्या कहते हैं? लेकिन अगर हम ये अप्रोच करते हैं कि जी ये आ गए और अभी ये वाले भी सक्सेसफुली रिसीव हो गए हैं,
ठीक है, ये भी आपके पास सक्सेसफुल रिसीव हो गए हैं। तो भी आपको अलग से पॉइंटर रखने पड़ेंगे कि भाई एक्चुअली सक्सेसफुल कौन से आए हैं और अनसक्सेसफुल कौन सा है। तो ये प्रोग्राम आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, प्रोग्राम जो आप लिखेंगे उसमें ये लाइन ऑफ कोड्स बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, कि आपको ये भी देखना है कि डैमेज फ्रेम कौन से पॉइंटर पे बैठा हुआ है, उससे पहले कौन से वाले पॉइंटर थे जो कि सक्सेसफुली आ गए हैं, और उसके बाद कौन से ऐसे पॉइंटर हैं जो सक्सेसफुली आ गए हैं। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा मुश्किल होगा लिखना, इतना आसान नहीं होगा। तो जो कोड है वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी इसकी। ठीक है, नो डाउट उसका फायदा नजर आ रहा है, लेकिन इसका अदर एंड पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिंपल कोड नहीं होगा। कोड के अंदर हमें काफी सारे इफ देन के चक्कर में जाना पड़ेगा हमें। तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कितना कॉम्प्लेक्स होगा ये हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि गो बैक एन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, लेकिन सिलेक्टिव रिजेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। उसके लिए हमें प्रोग्राम में कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी जो कि हमें ट्रैक करके बताए कि कौन से वाला जो फ्रेम है जिसका हम वेट कर रहे हैं वो अलग से हमें रखना पड़ेगा, और कौन से ऐसे हैं जो कि हमें रिसीव होते जा रहे हैं उनको अलग से ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा इसका हमें अलग से इसका जो है ना जो केयरफुली प्रोग्राम करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलें। जी कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक, आगे चले हम। अच्छा जी, ये इसका बुक है, और इसका जो चैप्टर 11 था, कि इसमें चीजें काफी डिटेल में बताई हुई हैं, बुक को भी आप साथ साथ पढ़ लिया करें। ठीक है, अब इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं याद रखिएगा, वो हम डिटेल में अगली क्लास में देखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा इसका टच रखेंगे कि ये है क्या चीज। ठीक है, आ, इसमें हमारे पास लेयर 2 के ऊपर जो डेटा लिंक कंट्रोल डीएलसी के लिए काम करता है, डीएलसी के लिए डेटा लिंक के लिए, वो हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो हमारे पास एक है एच डी एल सी कहते हैं, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, ये कैसे काम करता है ये अगली क्लास में हम देखेंगे इसको डिटेल में। दूसरा इसमें हमारे पास होता है पीपीपी। ठीक है, ये भी एक एल्गोरिदम है जो कि लेयर 2 के ऊपर ही काम कर रहा होता है, और ये जो क्लास में हमारे पास है या जो पेपर में आता है वो एच डी एल सी में से आता है क्वेश्चन। ठीक है, एच डी एल सी कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो सारी चीजें हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये दिए हुए भी हैं कि जो डेट। अच्छा, इसमें देखें सिंक्रोनस प्रोटोकॉल और असिंक्रोनस में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो हमारे सिस्टम्स होते हैं ना, जो सर्वर है या क्लाइंट है, जब दो सिस्टम्स आपस में बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके क्लॉक पहले मैच करवाए जाते हैं। क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन होती है कि जो क्लॉक सर्वर पे चल रहा है, टाइमर की बात नहीं कर रहे हम, याद रखिएगा टाइम अलग चीज होती है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन अलग होती है। ठीक है, तो हम क्लॉक की बात कर रहे हैं। तो जो सेंडिंग और रिसीविंग मशीन है, उन दोनों के पहले क्लॉक अगर हम सिंक्रोनाइज करेंगे तो वो कौन से प्रोटोकॉल होंगे, सिंक्रोनस प्रोटोकॉल होंगे। ठीक है, और अच्छा, दूसरी बात ये
कि ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है जब सिस्टम्स होंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि, अच्छा, दूसरी बात ये कर रहे हैं, असिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स कौन से हो सकते हैं जिसमें क्लॉक को सिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों सिस्टम्स आउट ऑफ सिंक कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब जो हमारे पास है, इसमें हम अब क्लॉक सिंक नहीं कर रहे, हम सिंक ये कर रहे हैं कि जो फ्रेम है उसका स्टार्ट क्या होगा, उस फ्रेम का एंड क्या होगा, ये हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है। ठीक है, अब अगर मैं ये बात करता हूँ, ये न्यू स्लाइड में खोल लेता हूँ। अच्छा, ये आपके पास शो नहीं हो रही होगी स्लाइड, या शो हो रही है? एक मिनट। ये मैंने एक न्यू शीट खोल ली है, इसको जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, और हम थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं। अब आप एज्यूम करें कि ये मेरे पास जो बिट्स हैं, ये एक्चुअल फ्रेम है मेरा। ठीक है, सॉरी, 2 नहीं होगा, 0 होगा। ये इस तरीके से मेरे पास ये फ्रेम है, एक्चुअल फ्रेम ये। फ्रेम का साइज क्या होगा ये मेरा कंसर्न नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मेरा फ्रेम है और इसके अंदर ओरिजिनल डेटा ये पड़ा हुआ है, ये सेंडर भेजना चाहता है, लेकिन ये हमें पता है। अच्छा, इसको मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरा क्या है, इसका नाम अगर मैं रखूँ, ये मेरे पास फ्रेम है और जिसके अंदर मेरा ओरिजिनल डेटा ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ओरिजिनल डेटा ट्रेवल करता है। अब जब फ्रेम जब ट्रेवल करेगा, तो इससे पहले हमें पता है कि हैंडशेक भी होता है, वो जो इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट होता है। ठीक है, इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट भी है, तो अब उसकी भी कोई ना कोई बिट्स चल रही होंगी यहाँ पर। ठीक है, कोई ना कोई। अच्छा, सॉरी, अभी आवाज आ रही है?
अच्छा। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे, जो हमारे पास सिंक्रोनस प्रोटोकॉल है, वो सिंक्रोनस का मकसद क्या होता है कि जो सेंडर रिसीवर में कोई सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करते हैं। पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी, वो क्लॉक की बेसिस के ऊपर सिस्टम सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, सिस्टम्स। लेकिन अब सिस्टम नहीं है, अब हम कह रहे हैं कि जो डेटा भेजा जा रहा है उसमें क्या सिंक्रोनाइजेशन होगी। ठीक है, तो अब ये मैंने बताया हुआ है कि ये जो मेरे पास शेडेड डेटा है, ये एक्चुअल फ्रेम है मेरा। ठीक है, एक्चुअल फ्रेम ये है। अब इससे पहले भी कोई डेटा हो सकता है, जो कि हेडर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, या जो हैंडशेक हमने किया था जिसे हम इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, वो भी हो सकता है ये डेटा, वो भी बाइनरी में ही होगा। जब ये फ्रेम खत्म होगा तो इससे आगे फिर हमारे पास कोई और बिट्स भी हो सकती हैं, जिससे ट्रेलर होता है, या फिर हमारे पास एरर करेक्शन डेटा कोई एक्स्ट्रा हम भेज रहे होते हैं, वो हो सकता है, जो कि एक्चुअल फ्रेम का पार्ट नहीं होते। एक्चुअल फ्रेम ये है हमारे पास। ठीक है, लेकिन रिसीवर के पास तो ये सारी चीजें रिसीव हो रही हैं और सब बाइनरी के अंदर ही है। रिसीवर को कैसे पता लगेगा कि एक्चुअल फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ खत्म हुआ है? तो ये हम कहें अगर कि ये हमारे पास फ्रेम का स्टार्ट है और ये हमारे पास फ्रेम का एंड है, तब जाकर रिसीवर इस काबिल हो सकेगा, रिसीवर मशीन, कि वो ये सारे का सारा डेटा उठाए और उसको एक फ्रेम के अंदर बंद करे। यहां तक बात समझ आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जी आदम, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो अभी टॉपिक है ना, वो क्या है, उस टॉपिक पे वापस आके फिर यहाँ पर आते हैं। हम क्या देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सिंक्रोनस होते हैं, कोई सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर हम सिस्टम लेवल पे बात करें, सिस्टम लेवल पे तो दो अप्रोचेज होती हैं, बल्कि एक अप्रोच होती है, उसमें क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। जो सेंडिंग मशीन और रिसीविंग मशीन है, वो आपस में क्लॉक एडजस्ट करवा लेते हैं अपने। टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं होता उसमें कि मेरे पास 12 बजेंगे, तुम्हारे पास भी 12 बजेंगे। ये टाइम होता है। ठीक है, क्लॉक अलग चीज होती है इसकी। तो लेकिन जब हम क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो उसको हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। अब हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम डेटा भेजना चाहते हैं लेयर 2 के ऊपर, और लेयर 2 के ऊपर वो फ्रेम बनाना चाहता है। सेंडर साइड पर हम क्या करेंगे, लेयर 2 पर हमारे पास बिट्स होती हैं, वो हमने फ्रेम से निकाल कर लेयर 1 के पास भेजनी होती हैं। लेयर 1 क्या करता है, उन बिट्स को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो अब हमने ये देखना है कि उसमें सिंक्रोनाइजेशन कैसे क्रिएट होगी। वो सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करने के लिए ये मैंने एक्सेल वाली जो फाइल है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, उसमें एक्स्ट्रा बिट्स भी होती हैं हमारे पास फ्रेम से हटकर। वो कौन सी बिट्स हो सकती हैं? जो हम हेडर भेज रहे हैं लेयर 2 का, वो डिटेल हो सकती है। वो फ्रेम का पार्ट नहीं होगी, वो इस फ्रेम का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, ये फ्रेम का हेडर है जो कि अलग होगा। इस तरीके से फ्रेम का ट्रेलर भी हो सकता है, जो कि लास्ट में इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं। तो जो एक्चुअल फ्रेम है, इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी, हम उस पर बात कर रहे हैं कि बाउंड्री को पहचाना कैसे जाएगा। और वो बाउंड्री क्या हो सकती है, स्टार्ट भी हो सकती है, स्टार्ट बाउंड्री, और एंड की बाउंड्री भी हो सकती है। और इसके दरमियान जितनी बिट्स होंगी, उन जब उन सबको वो कलेक्ट करेगा, उठाएगा और एक फ्रेम बना देगा। अगर ये हम बताते नहीं है उसको कि इस फ्रेम का स्टार्ट क्या है और इस फ्रेम का एंड क्या है, तो फिर क्या होगा, वो फ्रेम नहीं बना सकेगा। ठीक है, तो हम अब वो तरीकेकार पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से, सेंडर मशीन किस तरीके से रिसीवर को बताए कि फ्रेम स्टार्ट कहाँ हुआ है और फ्रेम एंड कहाँ हुआ है। ये बात मैं कर रहा हूँ। यहां तक कोई बात अगर आपको ना समझ लगी हो तो पूछ सकते हैं। जी आदम। क्लियर है? हाँ, तो अब हमारे पास दो अप्रोचेज कौन सी होती हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर।
एक हम कहते हैं कैरेक्टर ओरिएंटेड, एक होता है बिट ओरिएंटेड। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप ये कुछ टाइम पहले तक अगर आप सोचें कि जब आपके पास नेटवर्क पे इमेजेस आप नहीं भेज सकते थे, नेटवर्क पे आप कोई साउंड फाइल नहीं भेज सकते थे, नेटवर्क पे कोई आप क्यूआर कोड नहीं भेज सकते थे, सिर्फ आप क्या भेजते थे नेटवर्क पे, कैरेक्टर्स में आप अपना मैसेज लिखते थे। ठीक है, वो इंग्लिश के कैरेक्टर्स होते थे। उसको यूज करते हुए हम मैसेज, ईमेल या कोई भी चीज होती थी वो भेजते थे। ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था, कोई एक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, अब यहाँ पर हम वापस आते हैं कि ये जो स्टार्ट होगा, इस फ्रेम से पहले, याद रखें, इस फ्रेम से पहले मैं कह देता हूं कि जो कम इस्तेमाल होने वाला सिंबल होगा वो क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये कैरेट है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, कि जब फ्रेम स्टार्ट होगा तो उससे पहले ये कैरेट का साइन होगा। ये रिसीवर को जब ये कैरेक्टर या कैरेट, ये टोपी कहते हैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो इस साइन का मकसद होता है वो कैप होती है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको कैरेट कहते हैं। तो कैरेट का साइन जब भी रिसीवर को मिलेगा तो ये समझ जाएगा कि इसके बाद ओरिजिनल डेटा आना शुरू होगा। इस तरीके से जब एक्चुअल डेटा खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा हम यहाँ पर